Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome dear students. I welcome you back to CA Latif's Academy. Now today we are going to discuss a very important concept in the theory of linear algebra, which is called linear algebra में एक बहुत ही important concept होता है जिसे हम कहते हैं basis of a vector space. Basis of a vector space. अब मान लीजिए कि लीनियर अलजेब्रा में रीढ़ की हड्डी का काम करता है ये कॉन्सेप्ट। तो आज हम ये समझेंगे कि ये बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस होता क्या है। देखिए कायदे से ये एक सेट होता है। अगर आप एक वेक्टर स्पेस ले लें, कोई भी सबसेट वेक्टर स्पेस का कब इसका बेसिस बनता है, जब उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये होनी चाहिए, ये नॉन एम्प्टी सबसेट होता है ओब्वियसली वेक्टर स्पेस का। एक तो इसका लीनियर स्पैन जो होता है वो पूरा वी के बराबर होता है, और दूसरा ये खुद क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये दो खासियतें पाई जाएं किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस में, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी का मतलब है कि ये एस वी को जनरेट करता है। इसको कभी हम ऐसे भी कहते हैं कि एस जनरेट्स वी क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। मतलब वी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस की हेल्प से लिख पा रहे हो। दैट मीन्स ये एस पूरे के पूरे वी को जनरेट कर रहा है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट जो वेक्टर स्पेस का है, अगर एक तो इसका लीनियर स्पैन वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, तो हम कहेंगे कि एस इज बेसिस ऑफ वी ओवर एफ। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। डेफिनेशन को दिमाग में रखिए, एग्जांपल्स करते हैं। सपोज मैं वेक्टर स्पेस लेता हूँ R2 ओवर R। आपको पता है ना ये वेक्टर स्पेस है। तो ये कौन सी वेक्टर स्पेस है, किस तरह की होती है, ए बी such that A belongs to R and B belongs to R। ठीक है, इसका मैं एक सबसेट लेता हूं S। क्या लेता हूं मैं इसका लेता हूं मैं 1,0 एंड 0,1। इसको कभी कभी हम E1 भी लिखते हैं। इस एलिमेंट को हम E1 कहते हैं और इसको E2 कहते हैं। E1 का मतलब इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है और बाकी 0 है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट या सेकंड एलिमेंट 1 है, बाकी 0। तो E1 का मतलब होता है कि उस पोजीशन पे एलिमेंट 1 है और बाकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस टपल के वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर ये हम R3 में काम कर रहे होते तो 1 0 0 लिखते, फिर यहाँ पे 0 1 0 लिखते और उसमें E3 भी आ जाता, उसमें 0 0 1 हो जाता। इसी तरह से nth अगर हम ले लें कोई भी, तो En का मतलब हो जाएगा कि nth पोजीशन पे 1 है और बाकी पोजीशंस पे 0 है। मैं प्रूव करूंगा कि ये जो सेट मैंने S लिया है, दिस इज बेसिस ऑफ R2। दिस इज बेसिस ऑफ R2। बेसिस होने के लिए मैंने कहा ना दो चीजें होनी चाहिए। एक तो मुझे ये प्रूव करना है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा मुझे ये प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ S जो है ये किसके इक्वल है, V के इक्वल। तो शुरू करते हैं इस प्रूफ को। कैसे मैं प्रूव करूंगा ये बेसिस है आपका V का, दैट मीन्स R2 का। देखो जब जहां तक इसकी बात है, लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V, दिस इज वेरी इजी टू सी। आपको पता है ना कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज सब स्पेस ऑफ V। दिस इज सब स्पेस ऑफ V। सब स्पेस होता क्या है बेसिकली, सब स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस होती है। मतलब कोई भी W अगर सबसेट है आपका V का, तो वो V की सब स्पेस कब होगी, जब वो खुद भी अपने आप में क्या हो, वेक्टर स्पेस हो। अगर वो खुद भी अपने आप में क्या हो, वेक्टर स्पेस। और इसका क्राइटेरियन मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्राइटेरियन क्या होता है, कोई भी W जो है विच इज सबसेट ऑफ V इज सबस्पेस ऑफ V if and only if for all V over F लेते हैं, if for all x y belonging to W and alpha b belonging to F, अल्फा x प्लस बीटा y भी किस में होना चाहिए, W में। ये इफ एंड ओनली इफ है।
यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी दो एलिमेंट्स के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन भी डब्ल्यू में हो जाए, और इसी तरह से अगर वो सब स्पेस है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस के लिए ये कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो जाती है। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है ये सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का। इनफैक्ट ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का जो सेट एस को कंटेन करता है। ठीक है, तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इज दिस इज सबसेट ऑफ वी। अब अगर मुझे प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वी इज आल्सो सबसेट ऑफ एल ऑफ एस। अब मैं कैसे इसको प्रूव करूंगा? सबसेट ऑफ, लेट मी प्रूव, मुझे ये प्रूव करना है कि V इज आल्सो सबसेट ऑफ L ऑफ S। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए किसमें, V में। अब जो भी एलिमेंट आप V में लेंगे वो किस टाइप का होगा? ए बी टाइप का होगा, वेयर A बिलोंग्स टू R एंड B बिलोंग्स टू R। अब जरा मुझे आप बताइए, इस ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटू 1 0 प्लस B इंटू 0 1 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज दिस विल बिकम A प्लस 0 एंड दिस इज 0 प्लस B। बट इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इज लीनियर, क्योंकि a और b कोई भी दो स्केलर हैं, a और b कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, सो x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? एलिमेंट्स ऑफ s। x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। और जो भी चीज लीनियर कॉम्बिनेशन होती है एलिमेंट्स ऑफ s की, वो किसमें बिलोंग करती है? लीनियर स्पैन ऑफ एस में, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस किस में है? लीनियर स्पैन ऑफ एस में। एक्स आपने लिया कहाँ था? वी में, और कहाँ दिखा दिया? एल ऑफ एस में। इसका मतलब वी इज कंटेन्ड इन एल ऑफ एस। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई, एल ऑफ एस इज कंटेन्ड इन वी एंड वी इज कंटेन्ड इन एल ऑफ एस। दोनों को कंपेयर कीजिए, एल ऑफ एस इज इक्वल टू वी, दैट मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ एस इज वी। या हम कहेंगे कि एस किसको जनरेट कर रहा है? वी को जनरेट कर रहा है। अब दूसरी चीज मुझे ये प्रूव करनी है कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? वही डेफिनेशन लगा, ये बेसिक डेफिनेशन। क्या थी आपकी बेसिक डेफिनेशन? डू यू रिमेंबर? अल्फा टाइम्स, वही जो A1 मैंने लिया था, A1 A2 जो भी आप लेना चाहते हैं, A1 1,0 प्लस A2 0,1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो स्केलर्स भी 0 होने चाहिए। देखते हैं, ये हो जाएगा A1,0 प्लस 0,A2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कौन सा है? विच 0 इज दिस? दिस इज 0,0, दिस इज 0,0। जैसा देश वैसा बेस। A1 प्लस 0, 0 प्लस A2 इज इक्वल 0,0। सो ये हो जाएगा A1, A2 इज इक्वल टू 0,0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A1 इज 0 एंड A2 इज 0, तो प्रूव हो गया। लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0 इंप्लाइज स्केलर्स आर 0। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं 1,0 और 0,1, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब आपका सेट भी क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, और लीनियर स्पैन ऑफ एस वी भी हो गया। वी क्या है आपका? R2। तो इसका मतलब ये हो गया कि R2 का बेसिस क्या बन गया? E1 और E2। अब साथ में आपको मैं ये भी बताता चलूं, साथ में आपको मैं ये बताता हूं कि जो बेसिस होता है, जितने एलिमेंट्स किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में होते हैं, वही उस वेक्टर स्पेस का क्या होता है? डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन की डेफिनेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस? डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स inside the basis of a vector space is called dimension of a vector space। ठीक है,
So the number of elements inside the basis of a vector space is called dimension of a vector space. R2 के केस में क्या हो गया? R2 के केस में आपका आ गया S, that is 0, 1 and 1, 0. अब इस डायमेंशन को ना कभी कभी हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं. अगर आप गौर से देखो, जो मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाए, इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाए? 2. किसी भी एलिमेंट को जब आप लिखना चाहते हो ए बी को, कैसे लिख पा रहे हो आप? a इंटू 0, 1 प्लस b इंटू 1, 0. So how many essential arbitrary constants are required to write any element of vector space? जितने बेसिस के एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे. इसमें क्योंकि बेसिस में 2 एलिमेंट्स है, इसलिए कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लगे आपको? 2. तो इस तरह से भी हम डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं कि कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू राइट एनी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस. किसी भी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस को लिखने के लिए कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 2 आपके पास बेसिस में एलिमेंट्स है, तो 2 ही आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. सपोज अगर ये R3 होता तो R3 में आपका ये बन जाता बेसिस 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1. तो इसमें आपको 3 एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि ए बी सी को कैसे लिख पाते आप? दिस वुड हैव बीन a इंटू 1, 0, 0 प्लस b इंटू 0, 1, 0 प्लस c इंटू 0, 0, 1. तो जितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको किसी भी वेक्टर स्पेस को के एलिमेंट को लिखने के लिए लगते हैं, तो वो भी आपका डायमेंशन ही शो करता है. वैसे तो बेसिक डेफिनेशन डायमेंशन की होती है कि आप बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, जितने बेसिस में एलिमेंट्स होंगे वही आपका डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस होगा. क्लियर है? ये है आपका बेसिस और ये है आपका बेसिस. क्या होता है बेसिस की डेफिनेशन क्या है, बेसिस की एग्जांपल मैंने आपको दी और इसी तरह से मैंने डायमेंशन भी आपको बता दिया. अब डायमेंशन के बेसिस पे 2 किस्म की वेक्टर स्पेसेस होती हैं आपकी. कुछ हो जाएंगी फाइनाइट डायमेंशनल, कुछ हो जाएंगी इनफाइनाइट डायमेंशनल. फाइनाइट डायमेंशनल कौन सी होंगी? जिनका बेसिस फाइनाइट एलिमेंट, जिसका बेसिस फाइनाइट होगा वो फाइनाइट डायमेंशनल होंगी, और जिनका बेसिस इनफाइनाइट होगा वो हो जाएंगी इनफाइनाइट डायमेंशनल. कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए a प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू R. प्रूव कीजिए कि S इज इक्वल टू 1, आयोटा इज द बेसिस फॉर C. हम प्रूव करेंगे कि ये किसका है? बेसिस है किसका? C का. ओके, कैसे प्रूव करेंगे इसको? सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि L ऑफ S इज इक्वल टू C. इसको प्रूव करने के लिए क्लियर सी बात है, क्योंकि C वेक्टर स्पेस है और S किसका सबसेट है? V का सबसेट है. तो L ऑफ S किसके अंदर कंटेन होगा? L ऑफ S इज द सबस्पेस ऑफ C. इट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ C कंटेनिंग S. तो C आप ले रहे हैं ओवर R, C ओवर R. तो L ऑफ S इज कंटेन्ड इन C. अब लेट कीजिए, C ओवर C ले रहे हैं हम, C ओवर R, C ओवर C लेना पड़ेगा, C ओवर C लेते हैं. अब लेट कीजिए, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. किसमें? कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए C में. अब हम प्रूव करेंगे कि C इज कंटेन्ड इन L ऑफ S. अगर कोई भी एलिमेंट आप C में लेंगे, ठीक है, नाउ C का कोई भी एलिमेंट किस तरह का होगा? A प्लस आई बी, इस तरह का होगा ना. तो A प्लस आई बी को आप कैसे लिख पाएंगे? 1 इंटू A प्लस I इंटू B. तो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये?
This is linear combination of 1 and I. X belongs to linear span of which set? Which contains 1 and I. ये 1 और I के linear combination में lie कर रहा है. But 1 और I है क्या आपका? L of S. तो लिया कहाँ पे था आपने? लिया कहाँ पे था आपने? C में, और कहाँ दिखा दिया? L of S. That means C is contained in L of S. तो L of S किसके इक्वल हो गया? C के. दूसरी चीज आपको ये प्रूव करनी है कि ये सेट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट. दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो लेट कीजिए a1 into 1 plus a2 into I is equal to 0. 0 मतलब कौन सा यहाँ पे होगा? C वाला 0, which is 0 plus iota 0. तो ये हो जाएगा a1 plus a iota a2 is equal to 0 plus iota 0. अब कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के. सो a1 is equal to 0, a2 is equal to 0. So that means what? That means linear combination is equal to 0 implies scalar is equal to 0. इसलिए ये आपका 1 और I जो है, यानी ये सेट S क्या हो गया? linearly independent. So S बन जाएगा basis of C. तो C का डायमेंशन भी क्या होगा? 2, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं. सो C is also finite dimensional वेक्टर स्पेस. बात समझ आई? और भी बहुत सारी वेक्टर स्पेसेस हैं हमारे पास. जैसे मैं एक और वेक्टर स्पेस लेता हूँ. विच वेक्टर स्पेस? मैट्रिसेस की अगर हम ले लें, A belongs to M2R. ठीक है. 2 cross 2 matrices. If you take 2 cross 2 matrices over R, तो ये भी क्या बनाती हैं? They also form vector space. तो 2 cross 2 matrices कैसी होंगी? इस तरह की होंगी, A B C D टाइप की, where A B C D belongs to R. ठीक है ना? This is vector space over R. V क्या है आपका? M2R. This is set of 2 cross 2 matrices over R. अब इसका बेसिस आपको फाइंड करना है. इसका बेसिस क्या होगा? हम प्रूव करेंगे कि इसका बेसिस ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1. क्लियरली आप देख सकते हैं, कोई भी जो एलिमेंट होगा M2R का, L of S जो है किसके इक्वल हो जाएगा? M2R के. दिस इज वेरी इजी टू प्रूव. यू कैन इजिली सी दैट एक तो L of S तो इसमें कंटेन होगा ही. अब आप क्या करेंगे? अब आप कोई भी एलिमेंट किस में लेंगे? M2R में. तो M2R का एलिमेंट किस तरह का होता है? सपोज Y बिलोंग्स टू M2R. Y किस तरह का एलिमेंट होगा? ABCD टाइप का. और ABCD को क्या लिख सकते हो आप? A इंटू 1 0 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 0 प्लस C इंटू 0 0 1 0 प्लस D इंटू 0 0 0 1. तो देखिए ना, Y किस में बिलोंग किया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S में. लिया कहाँ था आपने? M2R में. दिखा दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S में. So this is contained in this. So L of S is equal to V, which is equal to M2R. तो जनरेट करता है इसको ये सेट. अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होगा? उसके लिए फिर से आप वही कीजिए. उसके लिए आपको क्या करना होगा? कीजिए A इंटू 1 0 0 0 प्लस B इंटू 0 1 0 0 प्लस C इंटू 0 0 1 0 प्लस D इंटू 0 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज ABCD is equal to 0 0 0 0. This implies A is equal to 0, B is equal to 0, C is equal to 0 and D is equal to 0 by equality of matrices. So linear combination is 0 implies scalars are all 0. So therefore ये जो set S है ये हो जाएगा linearly independent और S will become
बेसिस ऑफ M2R। सो M2R का क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 4, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम डायमेंशन फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस का, इस तरह से हम बेसिस फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस का। और भी हमारे पास कुछ स्पेशल जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आपको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पूछी जाती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ आई मीन वेक्टर स्पेसेस पूछी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वो भी वेक्टर स्पेस बनाती हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वो भी वेक्टर स्पेस बनाती हैं, सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो भी वेक्टर स्पेस बनाती हैं, ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो भी वेक्टर स्पेस बनाती हैं। कहने का मतलब क्या है, अपर ट्रायंगुलर तो आपको पता ही, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है आपका, इसमें वो वाली मैट्रिसेस होती हैं सच दैट एलिमेंट्स above below the main diagonal, elements below the main diagonal are 0। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, इसमें वो वाली मैट्रिसेस होती हैं जिसमें एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0। तो ये मैट्रिसेस जो हैं ये हो जाती हैं आपकी वेक्टर स्पेस सेट ऑफ मैट्रिसेस। इसी तरह से वो वाले एलिमेंट्स साइज दैट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये भी वेक्टर स्पेस बनाते हैं, एंड दोज मैट्रिसेस साइज दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ये भी वेक्टर स्पेस बनाती हैं। तो ये सब के सब वेक्टर स्पेस बनाती है। अब इनका आपसे डायमेंशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन आपने निकालना है वही मैंने आपको कहा था कि कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमें लगते हैं इनको लिखने के लिए। जैसे अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं, 2x2 इस मैट्रिक्स की बात करूं, किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो कितने एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए। देखो इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ये एलिमेंट पता होना चाहिए, ये एलिमेंट पता होना चाहिए और ये एलिमेंट पता होना चाहिए। ये एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन से, ये वाले, ये पता होगा तो ये ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा क्योंकि जितना ये एलिमेंट होता है उतना ही ये भी होता है। तो दिस इज नॉट एसेंशियल। एसेंशियल कितने आ गए इसमें 3, इसका मतलब 2x2 में आपके एसेंशियल कितने आ गए 3। इन जनरल अगर हम n×n की बात करेंगे, a1 a2 an a11 a12 a1n, इसी तरह से a12 a22 a2n a13 सॉरी a21 a2 a31 a32 a3n a2n and so on an1 an2 और ann। ठीक है, अब इसमें जरा गौर कीजिए, कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए। देखिए ये सब इसके एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, इसका मतलब ये n हमें पता होने चाहिए। उसके बाद इससे ऊपर कितने आ गए n-1, फिर उससे ऊपर कितने आ गए n-2, करते करते यहाँ पे कितने पहुंच जाएंगे हम 1। मतलब इतने हैं मेरे पास एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। मतलब मुझे सिर्फ ये लिखना है, अगर मैं ये लिख पाया तो इसका मतलब बाकी तो खुद ब खुद लिखे जाएंगे। तो एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो गया कि मिनिमम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स जिन्हें मुझे which must be introduced to write a symmetric matrix। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहती है कि अगर इनका आपको पता हो मतलब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब आप इंट्रोड्यूस कर लोगे तो इसका मतलब ये आपने कर ही दिए हैं, क्योंकि जो ये होते हैं वही आपके ये वाले भी होते हैं, ये डिफरेंट नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स एसेंशियल आपके कौन से हो जाएंगे ये वाले। सो 1 से लेकर n तक कितने होते हैं n इंटू n प्लस 1/2। सो कितने एसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने के लिए, दे आर n इंटू n प्लस 1/2। इसलिए जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस की वेक्टर स्पेस होती है उसका डायमेंशन क्या होता है
n इंटू एन प्लस 1/2। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इसमें 3 थे ना, तो इसका क्या हो जाता है इन जनरल, 2 इंटू 2 प्लस 1/2। सो दिस इज 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। इसका मतलब उसमें हमें कुछ इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी लिखे जा चुके। इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, यानी डायगोनल से ऊपर वाला जो हमारा ये ऊपर वाला होगा, सुपर डायगोनल जिसको कहते हैं, वहां से शुरुआत होगी, यानी n-1 वो हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये वाले खुद ब खुद इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उससे ऊपर वाले इंट्रोड्यूस करेंगे n-2, तो नीचे वाले खुद ब खुद इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, करते करते कहाँ तक, 1 तक। तो ये कितना आ जाएगा, n यहाँ पे n-1 है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज n इंटू n-1/2। तो कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करने पड़े, ये नहीं आपको इंट्रोड्यूस करने, क्योंकि ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सब के सब क्या होते हैं, दे आर ऑल 0। तो इसलिए इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो वेक्टर स्पेस होती है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, n इंटू n-1/2। तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, मतलब किसके डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके a belonging to m and r such that a transpose is equal to -a। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, n इंटू n-1/2। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है कि बोलो अगर आप 5x5 मैट्रिसेस देते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओवर R, तो बताइए जरा वो जो वेक्टर स्पेस बनाएंगे उसका डायमेंशन क्या होगा। तो उसका डायमेंशन क्या होगा बच्चे, 5 इंटू 5-1/2, दैट इज 5 इंटू 4/2, दैट इज 10। उसका क्या हो जाएगा 10। उसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स। और n क्रॉस n की बात करें तो उसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n इंटू n-1/2। और भी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं जिनके बारे में हम कल और इसी पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम स्पेशल टाइप ऑफ जो मैट्रिसेस होती हैं उनका डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल आई हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।